फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे दी हमने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया है, बट अब हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के हॉस्टल्स के बारे में जानना है कि किस बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज के हॉस्टल्स में एडमिशन्स होता है और कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे एडमिशन्स जो हैं वो कंफर्म हो रहे हों ड्यू के हॉस्टल्स में। और कौन कौन से हॉस्टल्स हैं जिन्होंने अभी फॉर्म्स आउट कर रखे हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। और आपको ये बताऊंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है जो आपको लगानी होते हैं जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी हॉस्टल चाहिए, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने फी पेमेंट कर दिया, आपके पास फी रिसिप्ट है, तो आप क्या करेंगे, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे। अगर वहाँ के उसके फॉर्म्स आउट है, पहले उसकी बुलेटिन को सारी पढ़ लेना। हॉस्टल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनकी खुद की बुलेटिन पे होती है, तो उसको पढ़ने के बाद आपको उसके एडमिशन फॉर्म ओपन है तो एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं मैं आपको बता दूंगी। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको देना होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही। कुछ कॉलेजेस ड्यू में ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स को, कुछ कॉलेज जो है वो ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज में आपको एक बार ऑफलाइन भी जाके जाना होता है, मैंडेटरी होता है। कुछ कॉलेज में हॉस्टल्स के लिए इंटरव्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो वो आपको जब आप बुलेटिन पढ़ेंगे उस कॉलेज के बारे में, सारी हॉस्टल से रिलेटेड, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में वहाँ पे किस कॉलेज में क्या क्या अलग अलग क्राइटेरिया है। अलग अलग कॉलेजेस के हॉस्टल्स भी अलग अलग होते हैं, तो आपको उनका खुद जाके अपनी उनकी वेबसाइट पे चेक करना होगा। बाकी में डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, किस बेस पे आपको एडमिशन मिलता है, कितने चांसेस होते हैं आपको एडमिशन मिलेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, और अगर आपको हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला ड्यू के तो और क्या चांसेस हो सकते हैं कि आप कहाँ पे रह रहे हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एप्लीकेशन पूरा फिल करना है, अच्छे से उसको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। और फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताऊंगी। उसके बाद आपको जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो रहा होगा, ठीक है, एक शॉर्ट लिस्ट आती है जिसमें आपको पता चलता है आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज मिला होता है, उस लिस्ट में आपका नाम होता है, तो आपको उसकी फ़ी पे करनी होती है। फ़ी पे करने के बाद ही आपका उस हॉस्टल में कंफर्म होता है एडमिशन। अब मैं पहले बात करूँगी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एडमिशन मिलेगा ड्यू के हॉस्टल्स में या नहीं। देखो, सबसे पहले होता है आपका स्कोर। जो ड्यू में आपने सीयूटी एग्ज़ाम दिया है, वो स्कोर की मेरिट आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्लस क्लास 12 के मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी बेस पे उसी मेरिट के बेस पे आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है कि कितने आपके मार्क्स जो है, कितना आपका स्कोर जो है वो बेटर है, क्या मेरिट बन रही है, उसी के हिसाब से आपको स्कोर मिलता है ऑल स्टूडेंट जिन्होंने उस हॉस्टल के लिए अप्लाई किया होता है। ठीक है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है, इस पे ही डिपेंड करता है कि आपको आपके अच्छे स्कोर पे भी एडमिशन मिल रहा होगा हॉस्टल्स में या नहीं मिल रहा होगा, कितने ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिस्टेंस। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे होते हैं तब आपके लिए मुश्किल हो जाता है हॉस्टल में एडमिशन लेना, क्योंकि ड्यू प्रेफर करता है कि पहले उनको मिले एडमिशन जो ड्यू के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर रहते हैं। मतलब या तो उनका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ड्यू के किसी कॉलेज से, या वो किसी अदर स्टेट में, यूपी, बिहार, कहीं और, राजस्थान, जयपुर, ऐसे अलग अलग स्टेट से आ रहे होते हैं वो, और उन्हें ड्यू का कॉलेज मिला है, उन्होंने अप्लाई किया है इसके लिए, तो चांसेस होते हैं उसे मिल रहा हो एज कम्पेयर टू जो एनसीआर में रह रहा हो। क्योंकि ड्यू सोचता है जो एनसीआर में रह रहा है उसके लिए तो पास हो सकता है, वो कहीं पीजी भी ले सकता है, या उसके उसके पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं तो वो मैनेज कर सकता है। लेकिन जो दूर से आया है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक ड्यू स्टूडेंट, ठीक है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें थर्ड मेन है कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ड्यू में हॉस्टल्स भी कैटेगरी वाइज रिजर्व होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, इन सब के लिए जो कॉलेजेस होते हैं, वो हॉस्टल्स होते हैं, वो भी अलग अलग रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसी के बेस पे आपको कॉलेज मिलता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको ज़रूरी होते हैं
देने के लिए जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, और आपको ऑफलाइन भी दे सकते हैं वो, और ऑनलाइन भी आपको देने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो क्लास 12 की मार्कशीट होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी फी रिसिप्ट होगी, जो आपको आपको जो अभी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ से आपने फी रिसिप्ट प्रिंट की होगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी लग रही होती है। और बर्थ सर्टिफिकेट कोई कोई कॉलेज मांगता है, कोई कोई कॉलेज नहीं मांगता, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रूफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आप रहते कहाँ हो एक्चुअल में, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। आप अगर आपने कोई कैटेगरी लगाई थी एडमिशन लेते टाइम, तो यहाँ पे भी आपको कैटेगरी लगानी पड़ेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लोकल प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, अभी जहाँ आप रह रहे हैं रेजिडेंशियल प्रूफ। करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारे कॉलेजेस मांगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस नहीं भी मांगते करेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम ईयर की बात करें, पूरे ईयर की बात करें, तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 40,000 से लेके 60,000, कॉलेज पे डिपेंड करता है ये। अलग अलग कॉलेज की फ़ी अलग अलग होती है, एक ही नहीं होती सारे ड्यू के कॉलेजेस की फ़ी। वो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। 40,000 से लेके 60,000 के बीच में इसकी फ़ी होती है, तो आपको वो देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ जो कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं एक रूम में होनी चाहिए, जहाँ पे आप रहते हैं होनी चाहिए। वाईफाई वगैरह किसी किसी कॉलेज में मिलती है, किसी किसी में नहीं, बट आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ड्यू के कॉलेजेस में हॉस्टल में पूरी पूरी अच्छे से देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स, और मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी बता दिया है यहाँ पे। और कुछ कॉलेजेस के अभी मैं नाम बताती हूँ जिन्होंने अपने फॉर्म्स आउट कर दिए हैं। हिंदू कॉलेज, इसने अपने फॉर्म्स आउट कर दिए हैं हॉस्टल्स के लिए, तो आपको इसके वेबसाइट पे जाके चेकआउट करना है और उसको फिल करना है। अगर आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज और जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जिसका जो हॉस्टल का नाम क्या है, कृष्णा हॉस्टल इसका नाम। हाँ देखो, कोई जैसे कि एक कॉलेज है तो उसके हॉस्टल्स के नाम भी अलग हो सकते हैं, वो आपको उसके बुलेटिन में उसकी वेबसाइट पे जाके पता चलेगा, ठीक है। और जैसे ही वेनकी कॉलेज के बालाजी कॉलेज, इस बालाजी हॉस्टल इसके हॉस्टल का नाम है, और पद्मावती हॉस्टल भी इसके हॉस्टल का नाम है वेंकी कॉलेज का, तो वो भी आपको जाके चेकआउट करना है। और इंद्रप्रस्थ कॉलेज के भी फॉर्म्स आउट हैं हॉस्टल्स के, तो वो भी आपको फिल करना है जाके। एसआरसी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के जो हैं हॉस्टल्स के फॉर्म्स आउट हैं, तो वो आपको फिल कर देनी है चेकआउट करके। ये सारे नाम थे कॉलेजेस के जिनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो आपको, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको फिल करने देने हैं तुरंत जाके, अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है तो, ठीक है। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स। अब मैं बता दूं आपको कि अगर आपको ड्यू का कोई भी कॉलेज मिला है बट हॉस्टल नहीं मिला आपको, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। किसी भी वजह से कि आपकी मेरिट नहीं बन पाई, या आप टाइम पे फिल नहीं कर पाए उसके हॉस्टल का फॉर्म्स, तो क्या होगा? देखो, हॉस्टल्स, ड्यू के हॉस्टल्स मिलना सिक्योरिटी तो होती है, बट आपको मिल ही जाएगा इसकी कोई ज़्यादा गारंटी नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वहाँ पे सीट जो अवेलेबल होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए आपको नहीं भी मिल सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं और बहुत कम शॉर्ट लिस्ट आपके पास आती है। जब आप देखते हैं एडमिशन के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद जब आपके पास लिस्ट आती है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स के उसमें नाम होते हैं। अगर बाई चांस आपको इन केस नहीं मिला ड्यू का हॉस्टल, तो आप क्या कर सकते हैं, आसपास उस कॉलेज के जहाँ पे जो आपको कॉलेज मिला है, बहुत सारे पीजीज होते हैं और बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, और कोई कोई ऐसे होम जैसे भी होते हैं, तो आपको पीजी मिल जाएंगे ईजिली यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी पे, या पास भी मिलते हैं, दूर भी थोड़े मिलते हैं, और उनका रेंट भी उसी के हिसाब से होता है, तो वो आपको ईजिली देख लेना है। अगर आपको ड्यू के हॉस्टल्स नहीं मिलते, तो ये एक अदर ऑप्शंस हैं जो आपके पास, अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ बताना भूल गई
कैटेगरी सर्टिफिकेट, लोकल गार्जियन प्रूफ और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। एंटी रैगिंग एफिडेविट जो जिसे हम बोलते हैं एंटी रैगिंग, वो भी फॉर्म आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसका जो नंबर होता है वो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करते टाइम लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने वो फिल नहीं किया है तो अभी जाके उसको फिल कर लेना। मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट है कभी कभी आपसे मांग लिया जाता है, कोई कोई कॉलेज मांगता है, तो आपको वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। और गार्जियंस, पेरेंट्स, स्टूडेंट फोटोग्राफ्स देना पड़ेगा आपको, सिग्नेचर वगैरह ये सब आपको देना पड़ेगा। मेनली आपको सारे ही जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंने इस वीडियो में बताए हैं, ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप हॉस्टल्स में अप्लाई कर सकते हो और हॉस्टल्स में एडमिशन ले सकते हो DU के, ठीक है। तो आई होप आप समझ आ गया होगा, मैंने ट्राई किया है आपको बहुत अच्छे से समझाने का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और फर्स्ट डे कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, नीड होती है, लेके जाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।